Hello everyone, welcome to TechCube Faculty Gate classes. So today our lecture's topic is water quality standard. So firstly we will studying regarding quality of water. We divided various type of water like potable water, chemical water, wholesome waters, polluted water, contaminated water, and minerals water. Firstly, we will discuss about chemical water means pure water combination of a like H2O. Second one is a potable water. Potable water means contents presence in harmful substance in drinking water. You can also saying fit for drinking. Okay. थर्ड वन इज होलसम वाटर. इसको बोलते हैं ये केमिकली प्योर नहीं है. इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी नहीं है. ओके उसको हम होलसम वाटर कहते हैं. फोर्थ वन इज पॉल्यूटेड वाटर. इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं मीन्स वाटर विच कंटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंस बट ये इसके अंदर कोई तरह के पैथोजन्स अवेलेबल नहीं होते हैं. अब आप बात करेंगे कि ये पैथोजन्स क्या होते हैं. तो कुछ एक वाटर होता है कंटेमिनेट वाटर. ये कंटेमिनेट वाटर का मतलब होता है जैसे कि आपका कोई डब्बा है उसके अंदर वाटर बहुत दिन से आपके खुले में अगर पड़ा है तो आप उस वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो. तो इसका मतलब ये है कि उस वाटर के अंदर कुछ पैथोजन्स अवेलेबल है. तो पैथोजन्स क्या होते हैं. एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अवेलेबल होता है पैथोजन्स के अंदर जो आपके लिए बॉडी के लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर या बैक्टीरिया है वो अवेलेबल होते हैं. तो उसको अपन ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करते हैं. लास्ट वन अपन बात करते हैं मिनरल वाटर. इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कैल्शियम आयरन और भी कई तरह के मिनरल्स अलग अलग मिनरल्स वाटर के अंदर होते हैं. बट इसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो एक परमिसिबल लिमिट में होते हैं. ठीक है. तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड वाटर का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का वाटर होता है जो किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं डालता है बॉडी पे. तो इसको कंज्यूम अपन कर सकते हैं. कोई डिजीज नहीं होगी इससे. ठीक है. सो वाटर विच कंटेंट्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम मिनरल्स एंड आयरन मैग्नीज. तो आप अब अपन बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर जिसको हम 3 पैरामीटर के अंदर डिवाइड किया है. तो 1 बाय 1 पैरामीटर के बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे. तो फर्स्ट पैरामीटर का नाम है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फिजिकल पैरामीटर्स इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे. तो टर्बिडिटी, कलर का, टेस्ट एंड ऑर्डर का, टेम्परेचर ऑफ वाटर और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो सबसे पहला अपन टॉपिक है वो फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. उससे पहले केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है. इसके अंदर टोटल एंड सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे. पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होनी चाहिए. हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लोराइड कंटेंट्स, नाइट्रोजन कंटेंट, डीओडी, सीओडी और भी कई केमिकल्स जो वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. और उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में भी करेंगे. उसका क्या ट्रीटमेंट्स हैं और कौन से सोर्सेज से ये वाटर को पोल्यूटेड करते हैं. लास्ट वन इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, वर्म और फंगी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जिसके अंदर बात करेंगे अपन कलर की. अब अपन कलर के बात में करेंगे. तो आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिजायरेबल वाटर का 5 हेजन वैल्यू होती है और परमिसिबल 25 हेजन होती है. ठीक है. वैसे तो वाटर एक कलरलेस होता है बट कभी कभी वाटर अपने को कलर दिखने लग जाता है उसके अंदर किसी रीजन के कारण, कोई एल्गी के कारण या कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज होती है जिसके कारण वाटर में वाटर कलर दिखने लग जाता है. ठीक है. अनवांटेड लीकेज या वेजिटेबल मैटर्स एनीथिंग कुछ भी हो सकता है. इसलिए वाटर को हम मेजर करना हमें जरूरी है कि इसके अंदर वाटर के अंदर कितना कलर इसके अंदर अवेलेबल है. तो ये हो सकता है कभी अपने पर कलर हो तो ये हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मफुल नहीं भी हो तो अपन इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टिंटोमीटर होता है
जिस टिंटोमीटर से हम कलर को यूज करते हैं, ठीक है। इसे तो आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कलर्स को किससे मेजर करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कलर को टिंटोमीटर से हम मेजर्स करते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है नेस्लर ट्यूब भी होता है, ठीक है। नेस्लर ट्यूब में क्या होता है, आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स रहती है अलग अलग कलर की, ठीक है, और उनका दिया हुआ होता है कि कितना कंसंट्रेशन होता है, जैसे कितना अमाउंट्स के अंदर इसके परमिसिबल लिमिट्स है या एनीथिंग जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है, mg पर लीटर के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसमें इस अमाउंट को कितना अमाउंट में आपका वाटर का जो सैंपल है उसमें कलर है, उसके लिए क्या है, इसको मैचिंग कराते हैं कलर से। तो हर कलर की क्या है ना, अलग अलग मैचिंग का जो कलर होता है उनकी एक लिमिट्स लिखी रहती है। अब इस टिंटोमीटर में जो सैंपल डाला उसमें से कोई भी कलर आपका मैचिंग करेगा तो आप बता सकते हो कि कितने अमाउंट में इसमें कलर अवेलेबल है। तो इसकी परमिसिबल जो लिमिट है वो 20 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे, और 5 तक अपने डिजायरेबल होती है, ठीक है। अब इससे रिस्क क्या है, इससे विजिबल टिंट्स दिखते हैं इसके अंदर, जो भी इसके इम्प्योरिटीज है वो आपको दिखती है, और एक्सेप्टेंस डिक्रीजेज हो जाती है इसके, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज क्या है, सोर्सेज बहुत सारे हैं, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ नेचुरल डिपोजिशन मैग्नीज या एनीथिंग कुछ भी करेगा, कोई डर्टी वाटर इसके अंदर मिक्सेज है, या इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस जो निकला हुआ है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री हो गई या एनीथिंग कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो वाटर होता है उसमें कलर मिक्स होता है, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनीसेशन, ठीक है। तो अपन इस सब फिल्टर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वाटर ट्रीटमेंट की उसके अंदर इसका डिस्कशन करेंगे। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर की। अब बात करते हैं टेस्ट और ऑर्डर की। तो ये दोनों लगभग साथ ही होता है। तो किसी वाटर में अगर स्मेल आती है तो उस वाटर को पिएंगे आप तो उसमें बदबू आ रही है, तो उसमें टेस्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। जहाँ टेस्ट है वहाँ ऑर्डर होगा और जहाँ टेस्ट खराब है वहाँ ऑर्डर भी होगा। तो दोनों को अपने एक साथ मेजर भी कर सकते हैं और उसको एक यूनिट में भी मेजर करते हैं कई बार, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड नंबर, TON, ठीक है। अब आप समझो कि TON होता क्या है। तो इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है E प्लस B/A। अब A क्या होता है इसके अंदर, वो होता है वॉल्यूम ऑफ रो वाटर सैंपल, ठीक है। जिस वाटर में से सैंपल आ रही है उसका सैंपल लिया अपने, जिसको आपने ए नाम दिया। अब उस आप चाहते हो कि उस वाटर में से स्मेल आना बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे जो बी है वो डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर को आप ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने रो वाटर को ऐड कर दिया और डिस्टिल वाटर को भी ऐड कर दिया, और अपॉन में आप वापस इसको लिख दोगे जो आपका रो वाटर का, वो रो वाटर का था उस सैंपल को रख देंगे, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें डिस्टिल वाटर मिलाते रहेंगे जब तक वाटर स्मेल आने बंद नहीं हो जाएंगे, तब तक उसमें इसके अंदर वाटर को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें से स्मेल आनी बंद हो जाए तो आपको उससे क्या है ना, आपके टॉन नंबर एक तरह से आपको थ्रेशोल्ड वाटर नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स टॉन जो थ्रेशोल्ड नंबर की जो लिमिट है वो 1 से 3 होती है। तो कई बार 1 मार्क्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि जो थ्रेशोल्ड नंबर कितने हैं ऑर्डर के एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो आप कह सकते हैं 1 से 3 या ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज क्या है, ये क्लोरीन से, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑर्गेनिक मैटर, सेप्टिक कंटामिनेशन या मीथेन गैस, इन किन्हीं के सोर्सेज के कारण आपको ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। एनी तरह की कोई डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके अंदर मिक्स हो या कोई गैसेज इसके अंदर मिक्स हो, H2S, CO2, अमोनिया वगैरह, तो इसके कारण भी ऑर्डर आ सकता है, या डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर्स इसके अंदर हो, ठीक है। तो ये अपना था ऑर्डर एक तरह से। अब इसकी बात करते हैं टेस्ट क्यों खराब होता है। टेस्ट खराब आने का भी रीजन यही है कि कोई भी मिनरल्स इसके अंदर मिक्स हो या डिजोल्व इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्स हो, तो उसके कारण से टेस्ट आपका खराब हो जाता है, ठीक है। अब ऑर्डर को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोस्कोप, ठीक है।
तो आपको ये भी पूछ ले कि आपको ऑर्डर किससे मेजर करते हैं, ऑस्मोस्कोप से अपन मेजर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर नंबर कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है टर्बिडिटी में। टर्बिडिटी वैसे एक्चुअल में तो आपने देखी होगी, मान लो एक ग्लास है आपके पास में और उसमें कुछ आप ग्लास के अंदर कोई भी सैंड वगैरह डाल देते हो, तो उसमें क्या होता है, जो लार्जर पार्ट होते हैं वो तो सेंटीमेंट हो जाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल पार्ट होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके अंदर फ्लॉट करते रहते हैं या मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो थोड़ा सा क्या ना ब्राउनिश कलर आपको उसमें दिखाई देने लगे, तो उसको कह सकते हैं आपने टर्बिड वाटर, जैसे पॉन्ड का वाटर होता है। तो उसको आप किसी भी अगर ग्लास के अंदर लेके देखेंगे आप, तो आपको फील हो जाएगा कि ये टर्बिड वाटर, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए अगर उसको आप सेटलमेंट के लिए छोड़ देंगे तो उसमें सेटलमेंट तो होंगे, लेकिन बहुत सारे फाइन पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको उसके अंदर प्रेजेंस होंगे, ठीक है। अब ऐसे वाटर को आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, तो वो करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली जो टर्बिडिटी को है ना, अपन क्या करते हैं, mg पर लीटर में मेजर करते हैं, और 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm होता है, ठीक है। तो वहाँ कहीं पे भी अगर mg लीटर लिखा हो तो उसका मतलब ppm भी होता है, ठीक है। अगर टर्बिडिटी है वो 5 mg से अगर ज़्यादा है तो आप उसको एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको नेकेड आइड से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, या जितना परमिटेबल लिमिट होनी चाहिए, तो ये अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टर्बिडिटी, अब आप ये पूछेंगे टर्बिडिटी अगर आपको मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो कुछ 4 इंस्ट्रूमेंट और 4 तरीके के तरह से आपको टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट होता है एक तो टर्बिडिटी रोड कह सकते हैं उसको, ठीक है, या टर्बिडिटी मीटर भी बोलते हैं कई लोग। दूसरा होगा एक वो है बायलिसिस टर्बिडिटी मीटर हो गया, और थर्ड हो गया वो हो गया आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, और फोर्थ वन है जो नेफ्लोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये टर्बिडिटी फाइंड आउट करने की कुछ 4 मेथड होते हैं, मैं वापस रिपीट कर जाता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। एक हो गया टर्बिडिटी रॉड हो गई, एक बायलिसिस टर्बिडिटी मीटर हो गई, एक जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हो गया, और एक नेफ्लोमीटर हो गया, ठीक है। तो जो ये एनटीयू जो है वो एक नेफ्लोमीटर से आपका मेजर किया हुआ है, और जैक्सन टर्बिडिटी से करते हैं तो जो जेटीयू लिख देते हैं कई जगह, ठीक है। तो इसकी जो परमिसिबल लिमिट वैसे कोड के अंदर दी हुई है वो है 5 to 10 ppm दी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर सोर्सेज वो ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर्स के अंदर किसी से मिक्स हो जाने के कारण हो जाता है, और इसको ट्रीटमेंट जो है इसका क्लीन करने का वो है एक्टिवेटेड कार्बन, एयर स्ट्रिपिंग, ऑक्सीडेशन और फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे अपन ट्रीटमेंट के लिए भी। और वैसे टर्बिडिटी के है ना अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स प्लांट्स होते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ टर्बिडिटी रिमूव होती रहती है, कई जगह 70% भी हो जाती है, कहीं 85 भी हो जाती है, कहीं जगह 5% होती। तो ऐसे करते करते कुछ ट्रीटमेंट प्लांट से ये पास होता है, तो कम्प्लीटली टर्बिडिटी मीटर है वो एक तरह से क्लीन हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पीएच से पहले उस वाटर की क्या कहते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वैसे परमिसिबल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और वैसे परमिसिबल लिमिट है वो मैक्सिमम मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। लेकिन 25 से ज़्यादा हो, अगर 10 पॉइंट से कम हो, अगर ठंडा ज़्यादा हो, गर्म ज़्यादा हो, तो आपको उसको ऑब्जेक्शनेबल होता है वो वाटर थोड़ा। तो इसको मेजरमेंट किससे किया जाता है, मेजरमेंट इसको थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे पीपीटी के अंदर मेंशन नहीं किया टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर सिंपल चीज़ है कि ज़्यादा गर्म भी होना नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की, टीडीएस जिसको बोलते हैं। तो टीडीएस को समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको एक W1 वेट का एक बीकर ले लिया आपने, ठीक है, जिसका आपने नाम दे दिया W1।
सेकंड एक बीकर आपने और लिया और इसमें वाटर डाल दिया, जिसको आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया। अब आपको इसको क्या ना हीट करना 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 5 to 6 आवर, कितना 5 to 6 आवर्स। ठीक है, अब इसका आपने मेजरमेंट लिया वापस। ठीक है, वापस इसको गर्म हीट करने के बाद इसका लिया W2। अब आप पूछेंगे टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन कितना था। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेट ऑफ बीकर आपको दिया हुआ और सेकंड आपको वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपको दिया हुआ जो डाला गया, और उसको हीट करने के बाद में जो सैंपल आपको मिला वो हो गया आपका एक तरह से W2। ठीक है, ड्राई करने के बाद जो वाटर है वो वेपोरेट हो गया और जो वेट मिला वो WT हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना होगा, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना होगा। ठीक है, तो आपको W2 माइनस W2 माइनस W1, तो आपको एक तरह से सॉलिड मिल जाएंगे और V हो गया वॉल्यूम, मतलब कितना सैंपल ऑफ वाटर डाला था आपने। ठीक है, अब वॉल्यूम होगा वो तो क्या होगा लीटर के अंदर होगा और ये आपका क्या होगा mg के अंदर होगा। ठीक है, तो एक तरह से जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होंगे, ठीक है, उसकी जो यूनिट होगी टोटल सॉलिड्स की वो हो जाएगी एक तरह से mg पर लीटर के अंदर। ओके, या ppm बोलो, सेम थिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल सॉलिड्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होनी है। ठीक है, तो इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 500 mg पर लीटर से 2000 mg पर लीटर तक। वैसे कई बुक्स में आपको 1000 पर mg पर लीटर भी लिखा रहता है। अब देखो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स आप निकालते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें और होती है, वो होती है एक तो सस्पेंडेड सॉलिड और एक होती है डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल सॉलिड्स निकालते हैं सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड से। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा समझ सकते हो कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड निकालना अगर निकालना है तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको कोई बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे निकालते हैं, तो एक पेपर आता था पहले, फिल्टर पेपर। ठीक है, जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं। तो उस पेपर में क्या करते थे अपन, जो सॉलिड्स जो अपना सैंपल था उस फिल्टर पेपर पे अपन सस्पेंडेड सॉलिड वाला सैंपल डालने के बाद में जो आपको मैटर बचता था, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं फिल्टर पेपर का वेट ले लेते थे और फिर बाद में सस्पेंडेड सॉलिड उसमें से पास कराने के बाद में सेकंड वेट उसका ले लेते थे, और ऐसे करके उस पेपर को ड्राई करके अपन क्या करते थे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं उसके अंदर वो आप निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका सस्पेंडेड सॉलिड निकालने का भी तरीका था। इसके अलावा देखो अपन डिजॉल्व टोटल जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो देखो कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ क्या हजार्डस वेस्ट होते हैं जो लैंड फिलिंग करते हैं। तो लैंड फिलिंग के कारण सीपेज के कारण कुछ वाटर होता है वो जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, या कहीं उसके बारिश में उसमें से जो लीचार्ड्स जो निकलता है उसके साथ में कहीं वाटर बॉडीज के अंदर मिक्स हो जाता है, तो उससे टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं उनकी एक तरह से क्वांटिटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन, ठीक है, डीआयोनाइजेशन बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये इसके ट्रीटमेंट के कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो ये इस तरह से टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अपन बात पीएच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पीएच होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को वैसे मोल्स पर लीटर के अंदर भी अपन मेजर करते हैं। अब पीएच पता कैसे चलेगा कि वाटर के अंदर कितना पीएच है, तो देखो पीएच को मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एसिडिटी और एल्कनिटी। ठीक है, तो पहले अपन एसिडिटी को डील करते हैं, एल्कनिटी को आगे अपन डील करेंगे क्या होता है एल्कनिटी। अगर अपन कह सकते हैं पीएच अगर लेस देन 4 हो, मान लो ये पीएच जो है, तो वाटर से अपन को क्या है ना एक तरह का सोर टेस्ट आता है, सोर। ठीक है, अगर पीएच ग्रेटर देन 8 हो, ठीक है, तो उसमें से बेटर टेस्ट आपको फील होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है ये आप जानते हो, ये क्यों होता है? ठीक है, तो पीएच की वैल्यू 4 होती तब क्यों स्टोर होता है और 8 पे होती क्यों बेटर जैसी आपको टेस्ट आता है? तो उसका रीजन ये होता है कि जो H प्लस जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत फ्लैक्चुलेशंस होता है। ठीक है, तो ये H प्लस आयन के फ्लैक्चुलेशंस के कारण आपका जो टेस्ट होता है वो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपको फील होता है। पहले आपने पढ़ा होगा कि आपका जो पीएच की वैल्यू होती है वो 0 से 7, 7 से 14 होती है, और 0 से जो 7 होती है उसको आप एसिडिक बोलते थे। ठीक है, और अगर पीएच 7 है तो उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। और आपका पीएच का वैल्यू अगर 7 से 14 है तो उसको आपको बोलता है बेसिक। हम लोगों ने तो यही पढ़ा होगा, लेकिन आप ये सोचो कि जो एक्चुअल वैल्यू जो पीएच की 7 है नेचुरल न्यूट्रल, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन है। तो अब जो इसकी रेंज जो होती है परमिसिबल लिमिट जो वो होती है 6.62 या 6.5 टू 8.5 परमिसिबल लिमिट होती है पीएस की, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 टू 2012। इसके अकॉर्डिंग जो कोड है इसमें एक परमिसिबल लिमिट आपने दे रखी है। ठीक है, अब रिस्क ऑफ इफेक्ट्स की बात करते हैं। लो पीएच के कारण क्या होता है? कोरोजन होता है, या कोई मेटेलिक टेस्ट का मेटेलिक टेस्ट है। हाई पीएच से क्या बेटर या सोडा टेस्ट या डिपोजिशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। सोर्सेज इसका क्या है ना, नेचुरल होता है वैसे। और ट्रीटमेंट क्या है? इंक्रीजिंग पीएच बाय सोडा एस, डिक्रीजिंग पीएच विद वाइट विनेगर से या एसिट्रिक एसिड से आप इसको पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो पीएच कई बार क्या आता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ डिजायरेबल पीएच लिमिट्स चाहिए होती है, तो उसके कारण से भी अपने एग्रीकल्चर जो क्रॉप होती है उसको भी कई बार आपको थोड़ा प्रॉब्लम में कर डालता है। कई बार ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी पीएच की लिमिट अगर हाई या लो होती है तो उसको क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी हो पड़ती है। तो पीएच का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है। इससे पहले क्या होता था, अपन पीएच चेक करते थे एक पेपर के थ्रू करते थे, जिसमें पेपर मैचिंग करके अपन कलर मैच करके पेपर इसके थ्रू निकाल देंगे। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कुछ ऐसे एग्जाम्पल के लिए कुछ सॉल्यूशंस है जिनकी पीएच आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है। जैसे बेकिंग सोडा होती है उसकी 9 तक पीएच होती है। ठीक है, बात करें अपन ब्लीचिंग या यानी किसी लिक्विड ड्रेन क्लीनर की बात करें तो उसका पीएच जो होता है एसिडिक होता है वो। ठीक है, सॉरी एल्कलाइट होता है, उसकी पीएच 14 तक होता है। अब आप टोमेटो जूस की बात करें थोड़ा खट्टा सा होता है तो ये एसिडिक होता है। ठीक है, एसिड रेन हो गई या यूरिन हो गया, एनीथिंग, कोई विनेगर हो गया, ठीक है, बैटरी एसिड हो गया, ये सारा क्या है? एसिडिक एक तरह का लिक्विड होगा जिसका पीएच वैल्यू होगा वो 0 से 6 तक होती है। ठीक है, और प्योर वाटर की अगर आप बात करेंगे तो उसका पीएच 7 होता है। अब अपन बात करते हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हार्डनेस की। अब हार्डनेस क्या होता है? मल्टी कैटाइंस जो होते हैं उसके कारण से हार्डनेस का मतलब क्या होता है पहले अपन ये समझते हैं। जो है कई बार हम बोलते हैं अपने घर का वाटर जो है वो बड़ा हार्ड है। ठीक है, तो उस वाटर से जनरली आप वॉशिंग भी करते हैं या हार्ड वाटर से जब हम वॉशिंग करते हैं तो आप में क्या ना फॉर्म एक जैसे प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं अरे क्या हुआ, फॉर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब ये अपना जो डिटर्जेंट है वो खराब है। लेकिन नहीं, आप उसको पहले चेक करना चाहिए कि आपका वाटर कैसा है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि हार्डनेस अपन मेजर कैसे करते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और हार्डनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि टोटल हार्डनेस है, तो टोटल हार्डनेस कितने तरह की होती है? तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ होता है। एक पार्ट जिसका नाम है उसको कार्बोनेट हार्डनेस, एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो कार्बोनेट जो हार्डनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है उसको अपन एक तरह से परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। अब कार्बोनेट हार्डनेस जो है, ये टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मतलब Ca+2 और Mg+2।
तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, बाय बॉइलिंग या यानी लाइम एडिंग से अपन क्या करते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन नॉन कार्बोनेट जो हार्डनेस होता है ये परमानेंट हार्डनेस होती है, और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SO-2 या Cl-2, तो इन कारण के कारण होता है। और इसको रिमूव करने का क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड यूज करना पड़ेगा, जियोलाइट मेथड यूज करना पड़ेगा, या यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करना पड़ेगा। तो ये रीजन है हार्डनेस का, जिसके कारण से वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाती है। अब अपन थोड़ी बात करते हैं इसकी लिमिट्स के बारे में बात करें, तो इसकी जो परमिशिबल जो लिमिट होती है वैसे वो 75 से 200 ppm होती है। कितना, 75 से 200 ppm, ओके। वैसे इसकी एक रेंज होती है, जो रेंज क्या है, अगर लेस देन 75 ppm है तो अपन उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, और 75 से 200 ppm अगर वाटर है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा ग्रेटर देन अगर रेंज में है तो उसको हम क्या हार्ड वाटर बोलेंगे। वैसे डिजायरेबल 300 mg पर लीटर लिखा हुआ और परमिसिबल 600 mg पर लीटर लिखा हुआ कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन अपन 200 ppm या mg पर लीटर से ज़्यादा अगर वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि वाटर थोड़ा हार्ड है। इससे रिस्क क्या है, स्केल इन यूटेंसिल एंड द नॉट हॉट वाटर सिस्टम और सॉल्ट कम्स। इसमें ये होता है कि आप कोई भी अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग करने में आपको बड़ा ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका गो हीटर वगैरह है या आपका गीजर है तो उसके अंदर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, या आप कपड़े धो रहे हैं, या आपके जो नल अगर आप देखेंगे या ग्लास देखे होंगे आपने, ठीक है, तो ग्लास के जो भी आप घरों में यूज कर रहे हो यूटेंसिल के लिए, तो उसमें व्हाइट कलर की डिपोजिशन हो जाता है। टैप के ऊपर आपको डिपोजिशन दिखेगा, या आपका अर्दन पोर्ट से कोई वाटर वहां से पास हो रहा है तो आपने देखा होगा वहां पे जो आपका स्टोन होता है उसके स्टोन पे व्हाइट व्हाइट कलर के डिपोजिशन वहां पे हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, ड्यू टू कार्बोनेट हार्डनेट, बाइकार्बोनेट हार्ड या परमानेंट हार्डनेट्स के थ्रू, ठीक है। तो कुछ टॉप 5 सैलिनिटी इफेक्टेड स्टेट है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वाटर आपको जनरली मिलता है, और उसके बाद में केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आपको कम मिलता है कंपेयर टू राजस्थान। तो राजस्थान का जो परसेंटेज है वो हार्ड वाटर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रीज़न इसका यही है कि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, इस कारण से यहाँ पे जो वाटर है वो जनरली ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज करते हैं, और यहाँ पे जो मिनरल्स के कारण ज़्यादा हार्ड वाटर आपको अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं अपन एल्कनिटी की। अब एल्कनिटी होती किससे है मेनली, तो आपको समझना होगा एल्कनिटी क्या होती है। ये होती है CO3-, ठीक है, HCO- और OH-। इसके कारण से जनरली क्या है ना, मेजर जो सोर्सेज है एल्कनिटी के वो ये है। अब और इसके क्या क्या सोर्सेज है, कोई पाइप से या लैंड फिलिंग से या हजार्डस वेस्ट के कारण भी कई बार क्या होता है एल्कनिटी जो होती है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। रिस्क क्या है, लो एल्कनिटी के कारण हाई एसिडिटी का कॉज बनेगा, ठीक है, और प्लम्बिंग जो अपना सिस्टम है उसको ब्रेक कर देगा। और ज़्यादा एल्कनिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या है, वाइट डिपोजिशन हो जाता है पाइप के आसपास में, या आपने कई बार वॉल के अंदर भी देखा होगा कि एल्कलिनिटी जहाँ ज़्यादा होती है, या जो आप लेके आते हैं सैंड लेके आते हैं जो कंस्ट्रक्शन सैंड जिसको बोलते हैं, उसमें एल्कलिनिटी कई बार ज़्यादा होने के कारण क्या होता है वहाँ पे वाइट डिपोजिशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। और भी कई चांसेस होते हैं, कुछ मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी ये एक तरह से खराब करता है, ठीक है। पाइपलाइन के अंदर डिपोजिशन से स्टार्ट कर देता है एल्कलिनिटी, ओके। इसका ट्रीटमेंट क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जो है वो डाल के आप एल्कलिनिटी को एक तरह से कम कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपन आयरन की बात करते हैं। अब देखो आयरन की वैसे डिजायरेबल जो लिमिट्स होती है वो 0.3 mg पर लीटर से होती है, और परमिसिबल भी इसकी 0.3 mg पर लीटर ही होती है, ठीक है।
ये किस कारण से इससे क्या क्या रिस्क हो सकती है, इससे बेटर टेस्ट आपको फील होगा, ब्राउन ग्रीन स्टेन्स कहीं आपको दिखाई देंगे, या आयरन के जो भी पाइप वगैरह है या कोई भी पाइप है वहां पे डिपोजिशन से स्टार्ट हो जाता, जिससे जो भी पाइपलाइन है वो ब्रेक हो जाती है अपनी। ठीक है, सोर्सेज इसका क्या क्या है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण होता है, लीचिंग ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स, इन सब के कारण से क्या होता है, ये आयरन के परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फिल्टर, ओके, ग्रीन सैंड, मैकेनिकल फिल्टर, इन सब के कारण से से अपन एक तरह से आयरन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ टॉप 5 आयरन इफेक्टेड स्टेट, जिसके अंदर आसाम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, देन आफ्टर बिहार, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा। तो ये भी आपको याद रखना है कि आयरन से इफेक्टेड सबसे ज़्यादा कौन सा है। वैसे आसाम आर्सेनिक के केमिकल कंटेंट्स होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीज, मैग्नीज की डिजायरेबल लिमिट 0.1 mg पर लीटर से 0.3 mg पर लीटर होती है। इसे ब्राउनिश कलर आप हो जाता है। उसके अलावा ब्लैक स्टेन्स दिखने लग जाते हैं कहीं पे भी, फिक्सर्स वगैरह जो होते हैं उसको ये एक तरह से डैमेज करता है। और वाटर के अंदर मिक्स होने पे आपको एक अल्टरनेट अलग तरह का टेस्ट आपको फील होता है। इसके सबके रीजन कारण क्या है, एक तो लैंडफिलिंग सबसे बड़ा कारण है इसका। ठीक है, सही तरीके से या इंजीनियरिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर लैंडफिलिंग अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। और डिपॉजिट्स इन रॉक एंड सॉइल, रॉक और सॉइल जो होता है नेचुरल के कारण जो अपना मिनरल्स होते हैं उससे भी मैग्नीज का रिलीज होता है वाटर के अंदर। ट्रीटमेंट इनके काफ़ी काफ़ी सिमिलर है। आयन एक्शन से अपन ट्रीटमेंट से मैग्नीज रिमूव कर सकते हैं, क्लोरीनेशन से कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फिल्टर से कर सकते हैं, ग्रीन सेड मैकेनिकल फिल्टर से, इन सब से अपन मैग्नीज को रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं सल्फेट की। ओके, तो इसकी वजह से डिजायरेबल जो लिमिट्स जो होती है 200 mg पर लीटर से, और परमिसिबल जो होती है 400 mg पर लीटर होता है। ठीक है, तो इससे भी कई हेल्थ इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रोटन एग, जैसे इसमें बदबू आती है इसके अंदर। ओके, हाइड्रोइड सल्फाइड गैस फॉर्मेशन से बनाता है। ओके, सोर्सेज क्या है, एनिमल सीवेज से होता है, सेप्टिक सिस्टम से, सीवेज बाय प्रोड्यूस बाय कोल माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल डिपोजिशन ऑफ साल्ट, इन सब के कारण भी सल्फेट का एक रिलीज होता है। सल्फेट के ट्रीटमेंट क्या है, आयन एक्सचेंज से, डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मिस। ठीक है, ये सारे इसके ट्रीटमेंट्स हैं जो सल्फेट से को आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नाइट्रेट की। नाइट्रेट की वजह से परमिसिबल लिमिट यहाँ पे 45 mg पर लीटर दे रखी है, डिजायरेबल लिमिट और सॉरी परमिसिबल लिमिट 100 mg पर लीटर दे रखी है। ठीक है, और इससे रिस्क क्या होती है, इससे एक ब्लू बेबी डिजीज आपने सुनी होगी जो छोटे बच्चों के अंदर होती है, और एक मेथमोग्लोबिनेमिया भी की एक तरह की एक हेल्थ बीमारी जो होती है वो डिजीज, उस ये इसका कारण मेन है कि जो नाइट्रेट जो है उसका कंटेंट्स वाटर के अंदर ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। कई बार ये अपना नर्वस सिस्टम को भी इफेक्टेड करता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज है अपनी, ये सेप्टिक सिस्टम हो गया, मैनोर और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, इन सब के कारण क्या है, नाइट्रेट कंटेंट्स का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट इनका भी आयन एक्सचेंज से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, रिवर ऑस्मोसिस से अपन, ठीक है, इनसे आप नाइट्रेट को रिमूव कर सकते हैं। अब नाइट्रेट की कुछ 5 नाइट्रेट इफेक्टेड जो स्टेट है उसमें से सबसे ज़्यादा कर्नाटका है, देन आफ्टर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला है। अब बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड की वजह से डिजायरेबल लिमिट 250 mg पर लीटर होती है, परमिसिबल 1000 mg पर लीटर होती है। और इससे कारण से क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी इससे बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार बोलते हैं क्लोराइड को कम कीजिए आप। ठीक है, और पाइप के अंदर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, और अपने जो भी फिक्सर्स या अप्लाइंसेज होते हैं वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ब्लैंकिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भी कहीं भी डिपोजिशन के कारण उसके अंदर
उसको डैमेज करता है अपने सिस्टम को, प्लम्बिंग सिस्टम को। इसका भी सोर्सेज है वो फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रीज वेस्ट के कारण होता है। लैंडफिलिंग भी इसका एक बड़ा कारण है, ठीक है। और नेचुरल मिनरल्स और सी वाटर जो होता है उसमें भी क्लोराइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट इसका रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलाइजेशन और एक्टिवेटेड कार्बन से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन फ्लोराइड की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी वैसे जो परमिसिबल लिमिट है वो 1 mg पर लीटर से 1.5 mg पर लीटर होती है, ठीक है। तो डेंटल कैविटी से बचाता है अगर ये लिमिट हो। अगर 1.5 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा हो तो इससे क्या होगा, हमको कई तरह की एडल्ट्स में एक बीमारी दिखती है जिसको अपन बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। या स्कल्टल फ्लोरोसिस टाइप की बीमारी इसके अंदर हो जाती है, ठीक है, जिसको फ्लोरोसिस डिजीज बोलते हैं। और 1.5 ppm से अगर ज़्यादा कहीं ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे फ्लोराइड के कंटेंट्स हैं और इससे कई बार इंसानों में वीकनेस भी देखी गई है, तो इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 1 से 1.5 mg पर लीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है ना, ब्राउनिश डिसकलरेशन ऑफ टीथ एंड बोन डैमेज हो जाती है। सोर्सेज क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जियोलॉजिकल होते हैं और एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम या डिफ्लोरोसिस के थ्रू या डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और आयन एक्सचेंज मेथड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं फ्लोराइड को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो एक फ्लोराइड इस कौन से इफेक्टेड 5 फ्लोराइड स्टेट है। तो उसमें सबसे बड़ा है राजस्थान। राजस्थान के अंदर फ्लोराइड का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, कुछ नागौर के एरिया और भी सीकर जोधपुर वाला ये रीजन, यहाँ पे फ्लोराइड के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। देन आफ्टर कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर भी फ्लोराइड की जो इफेक्टेड एरिया है, ओके। अब बात करते हैं अपन आर्सेनिक की, ठीक है। आर्सेनिक की जो डिजायरेबल लिमिट होती है वो 0.01 mg पर लीटर से परमिशिबल 0.05 mg पर लीटर तक होती है। इससे आर्सेनिक क्या है, ये बहुत डेंजरस एक तरह का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर के अंदर, जो वाटर में मिक्स होने पे क्या है ना, इससे वेट लूज हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है इंसान, ठीक है। लेक ऑफ एनर्जी, स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नर्वस सिस्टम को ये इफेक्टेड करता है, सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा आसाम और वेस्ट बंगाल है। तो इसके सोर्सेज क्या है, इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है, जो आप कह सकते हैं माइनिंग जो रॉक्स होती है उसके अंदर आर्सेनिक के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री से जो वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको इनप्रॉपर तरीके से अपन डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण भी आर्सेनिक के परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे भी आर्सेनिक के परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। और ये कैंसर का सबसे बड़ा रीजन भी बनता जा रहा है आर्सेनिक इस टाइम अभी। और ट्रीटमेंट क्या क्या है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना फिल्ट्रेशन से, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, आयन एक्सचेंज, लाइम सॉफ्टनिंग, ये सब इसके ट्रीटमेंट्स हैं जिससे अपन आर्सेनिक को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए आप 5 जो इफेक्टेड जो स्टेट है उसमें से आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और कर्नाटका ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा आसाम है। और वहाँ पे आर्सेनिक के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बियर करनी पड़ रही है वहाँ के जो भी जो लोग हैं उनको। अब बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम की डिजायरेबल लिमिट 0.05 mg पर लीटर होती है, परमिसिबल की कोई नो रिलैक्सेशन, ठीक है। ये भी सोर्सेज सेप्टिक टैंक, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के कारण आपको इस तरह का क्रोमियम आपको दिखाई देगा। इससे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम, बोन, किडनी, लीवर, इन सब को ही डैमेज करता है क्रोमियम। और इसका ट्रीटमेंट है आयन एक्सचेंज और रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। तो क्रोमियम भी एक तरह का बहुत ही डेंजरस जो केमिकल कंटेंट्स है वाटर के अंदर, ठीक है, जिससे बहुत सारी हेल्थ इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉपर की। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ लंग्स को एक तरह से ये इफेक्टेड करता है और आपका जो
ब्लू ग्रीन स्टेंस है उस तरह से आपको दिखता है, बेटर टेस्ट इससे आपको मिलेगा। और इसकी जो डिजायरेबल लिमिट है वो 0.05 mg से 1.5 mg तक आपको मिलेगा। ये आपको क्या है ना, इसे ब्लू कलर के अंदर डिपोजिशंस कई बार आपको जहाँ पे कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ पे आपको मिलेगा। ये कॉपर इंडस्ट्रीज आपने कहीं पे देखी हो तो इस तरह के आपको डिपोजिशन देखने को मिल सकता है वो, ठीक है। ये लीचिंग फ्रॉम कॉपर वेस्ट पाइप से हो सकता है, ट्यूबिंग से, एल्गी ट्रीटमेंट कर रहे हो अगर आप कहीं, ये इंडस्ट्रियल या माइनिंग वेस्ट जो होता है उससे कॉपर रिलीज होता है, ठीक है। वुडन प्रिजर्वेशन, नेचुरल डिपॉजिट्स, कोई वुडन का आपका कोई कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो तो उससे कॉपर रिलीज होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन, ठीक है। आप साइनेट की बात करते हो, साइनेट आपने पढ़ाई होगा कि सबसे डेंजरस केमिकल कंटेंट्स होता है जो वाटर के अंदर नेग्लिजिबल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जो डिजायरेबल लिमिट है वो 0.05 mg पर लीटर से, इसकी परमिसिबल भी 0.05 mg पर लीटर से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ये थायराइड और अपना नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा निकलता है साइनाइड। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टील या प्लास्टिक माइनिंग के कारण भी साइनाइड के परसेंटेज में इंक्रीज होता है। ये भी आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस और क्लोरीनेशन से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं अपन लेड की, तो लेड भी का जो भी लिमिट होती है वो 0.01 mg पर लीटर होती है, ठीक है। इससे अपना क्या है ना, मेंटल की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किडनी, लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, हियरिंग लॉस, ये सारे इसके, और ज़्यादा अगर लेड अगर हो तो डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है। तो ये भी लेड के जो हेल्थ इफेक्टेड को क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सोर्स है वो क्या है ना, डीजल फ्यूल हो गया कि कंबस्शन से हो जाता है, या कोई भी गैस रिलीज होने के कारण, या नेचुरल डिपोजिशन, या आप ये कह सकते हो व्हीकल्स के एमिशन से सबसे ज़्यादा होता है ये लेड रिलीज, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसके, आयन एक्सचेंज से, एक्टिवेटेड कार्बन, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन से आप लेड को एक तरह से वाटर में से रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये होगा यहाँ पे बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस, तो इससे क्या है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये IS 500 10,500 2012 के अंदर नील इन 100 ml सैंपल के अंदर नील होना चाहिए बैक्टीरिया एक तरह से, ठीक है। और ये हॉस्पिटल वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा होता है, सेप्टिक सिस्टम जो होता है अपना उसमें कई जगह ये आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका, क्लोरीनेशन इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अल्ट्रावायलेट और डिस्टिलेशन और लोडिनेशन से आप क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। फिर ई कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, सेम के सेम सोर्सेज होते हैं और इसके रिस्क और इसके ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं, अब देखो टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो ई कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का देर का IS स्टैंडर्ड क्या है, रिस्क और सोर्स और ट्रीटमेंट क्या है। तो जनरली आप इसको क्लोरीनेशन, अल्ट्रावायलेट, डिस्टिलेशन और क्लोरीनेशन से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण, अल्फा बीटा के कारण भी वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, और वो फिर अपन को कैंसर जैसी बीमारी को एक तरह से जन्म देता है। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका भी डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो ये भी अपन के हेल्थ इफेक्ट्स के अंदर एक मेन रोल अपना सकता है। टॉप फ्यू पोल्यूटेड वाटर बॉडीज है, जिसमें से आंध्र प्रदेश हो गया, कि एक कुछ लेक्स और रिवर पॉन्ड्स के बारे में नाम दे रखे हैं। इसी तरह से आसाम, गुजरात, और गुजरात की 2 लेक दे रखी है, आंध्र प्रदेश की काफ़ी सारी लेक दे रखी है। तो जो BOD की वैल्यू है वो 50 mg पर लीटर है, कई जगह 38 mg पर लीटर है। तो BOD होते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जिसको आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी कर सकते हैं इसके लिए। तो टॉप फ्यू वाटर क्वालिटी इफेक्टेड स्टेट जो है उसमें से त्रिपुरा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वाटर क्वालिटी से, देन राजस्थान, आसाम, बिहार और कर्नाटका आते हैं। तो इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि
क्या क्या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स हैं। तो ये केमिकल पैरामीटर्स दे रखे हैं। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स का दे रखा है 200 mg/लीटर, पीएच का 6.5 से 8.5, एल्कलिनिटी का 600 mg/लीटर। ठीक है, और इसके जनरल हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और ठीक है मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग अलग है। तो इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो टर्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है मैग्नीज से, प्योर टेस्ट आता है, ठीक है, ब्लैक लाइम वगैरह। तो ये टेबल के थ्रू समझा रखा है इसमें। एलुमिनियम की जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 0.2 होती है, ठीक है। कॉपर की 1.5 होती है, जिंक की 15 होती है। अमोनिया नहीं होना चाहिए, नाइट्राइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होनी चाहिए उसकी जो परसेंटेज है वो। नाइट्रेट वो है 100 तक होना चाहिए, और 45 से ज़्यादा होने पे ब्लू बेबी डिजीज स्टार्ट हो जाती है। एल्गी ग्रोथ करने में हेल्प करता है नाइट्रेट, ठीक है। सल्फेट की 400 mg/लीटर होती है, टेस्ट इफेक्टेड आने लग जाता है आपको, इसके अंदर इरिटेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लोराइड की 1000, ठीक है, टेस्ट इफेक्टेड हो जाता है, ये भी कोरोजिव को सब्सटेंस को इंक्रीज करता है। फ्लोराइड है वो 1.5 होना चाहिए, नहीं तो इसके डेंटल या स्केल्टल फ्लोरोसिस या नॉन स्केल्टल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से फॉस्फेट, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, लेड, कैडमियम 0.01 होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। लेड है वो भी 0.05 होना चाहिए, और क्रोमियम है वो भी 0.05 होनी चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, क्रोमियम हो गया, लेड हो गया, और आर्सेनिक हो गया, ये 0.05 होता है, ठीक है। और मरकरी है वो सबसे कम होता है 0.001, ठीक है। ये सबसे हाईली टॉक्सिक में एक तरह से केमिकल कंटेंट्स हैं। पेस्टिसाइड है वो भी 0.001 होना चाहिए, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करता है। डिटर्जेंट होता है वो अनडिजायरेबल फॉर्मिंग अगर अगर हो रही है, उसके अंदर किसी तरह के फॉर्म डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई न कोई डिटर्जेंट अवेलेबल है। तो thank you for watching today's video. Next video on water treatment plant and wastewater treatment plant, reuse water, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।